गाजा पट्टी के उत्तर पूर्वी इलाके बेत हनून में हमास के लड़ाकों ने इस्राएली सेना पर एक बड़ा एम्बुश अटैक किया। इस हमले का वीडियो खुद हमास ने जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस्राएली सैनिकों को किस तरीके से एक खेतनुमा इलाके में पहले ललचाया गया और फिर विस्फोटकों के सहारे निशाना बनाया गया। कैसे हुआ ये पूरा हमला? हमास के मुताबिक यह हमला जुलाई में अंजाम दिया गया था, लेकिन वीडियो अब जारी किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि हमास के लड़ाके पहले गोलियों की झड़ी लगाकर इस्राएली सैनिकों को इलाके में खींचते हैं। जैसे ही सैनिक खेत में दाखिल होते हैं, पहले से बिछाए गए भारी विस्फोटक उपकरणों यानी आईईडी को रिमोट से उड़ाया जाता है। धमाके के बाद इस्राएली सैनिक अफरा तफरी में भागते दिखते हैं, जबकि हमास की दूसरी टीम उन पर लगातार फायरिंग करती है। हमास का दावा क्या कहता है? हमास ने कहा कि इस एम्बुश में कम से कम 5 इस्राएली सैनिक मारे गए और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। उन्होंने इसे मैदानी जंग की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि यह हमला उनकी नई जमीनी रणनीति का हिस्सा है। मामले पर इसराइल की प्रतिक्रिया। इस्राएली सेना ने अभी तक इस विशेष वीडियो या घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन कई स्वतंत्र सैन्य विश्लेषकों और पत्रकारों ने वीडियो की वैधता को स्वीकार किया है। आईडीएफ के कुछ सूत्रों ने माना कि गाजा के उत्तरी सेक्टर में हालिया नुकसान हुए हैं, लेकिन अभी तक नाम को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया। आईडीएफ पर रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक असर। यह हमला इसराइल के लिए केवल एक सैन्य नुकसान नहीं, बल्कि रणनीतिक चुनौती बनकर उभरा है। बेत हनून जैसे इलाके को इसराइल ने पहले क्लियर जोन बताया था। ऐसे में वहां हमास की इतनी सक्रिय और खतरनाक मौजूदगी सवाल खड़े करती है। सैनिकों की सुरक्षा, मैदान में सूचना जुटाने की नाकामी और हमास की बढ़ती जमीन पर पकड़ अब इस्राएली नीति निर्धारकों के लिए चिंता का विषय है। नासर अस्पताल पर हमला भी चर्चा में। इस हमले के ठीक बाद गाजा के नासर अस्पताल पर हुए डबल स्ट्राइक को लेकर भी इसराइल की आलोचना होने लगी। वहां 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें 5 पत्रकार भी शामिल थे। आईडीएफ का दावा है वहां हमास का निगरानी कैमरा लगा था, लेकिन इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मीडिया संस्थाएं सवाल उठा रही हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमास ने वो कर दिखाया जो इस्राइल अब तक नकार रहा था? लगातार इस्राइल की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि जैसे गाजा में उसने सब कुछ खत्म कर दिया हो, यानी हमास अब गाजा से खत्म हो चुका है। लेकिन हमास ने एक बार फिर से ये दिखा दिया कि वो गाजा से हटने को कतई तैयार नहीं है। हमास का कहना है कि वो अपने लोगों की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाएगा, चाहे उन्हें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। और शायद यही वजह है कि गाजा के इलाके में हमास अब तक मौजूद है और वो हथियार छोड़ने को कतई राजी नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि आईडीएफ क्या इस बात को स्वीकार करता है कि उसे कोई नुकसान हुआ है या फिर नहीं। इस्राएल को छोड़ने की मूड में नहीं दिखने वाले हूती राजधानी सना पर हुए अटैक का बदला ले चुके हैं। इस्राएल ने बीते दिनों ही हूतियों के कमांडरों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन हमले में यमन के आम लोगों की मौत हुई। इसके बदले में एक और सुबह इस्राएल की हवा में सायरनों की गूंज सुनाई दी। यमन के हूती आंदोलन ने एक बार फिर इस्राएल को सीधे तौर पर निशाने पर ले लिया। एक शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई, जिसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्होंने जोरदार चेतावनी भी दी, हम चुप नहीं बैठेंगे। इस बार मिसाइल को इस्राएली डिफेंस सिस्टम ने भले ही हवा में रोकने का दावा किया हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि पूरे यरूशलेम, तेल अवीव और वेस्ट बैंक में दहशत फैल चुकी थी। इस्राएल की लोहे की गुंबद वाली प्रणाली को चुनौती मिल चुकी थी और हूती आंदोलन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अब केवल यमन की सीमा तक सीमित नहीं रहने वाले। लेकिन इस हमले के पीछे महज सैन्य मकसद नहीं था, यह एक बदला था, एक जवाब। हाल ही में जब इसराइल ने सना में बर्बर हवाई हमले किए, तो उसकी गूंज केवल यमन में नहीं, पूरे मुस्लिम जगत में सुनी गई। इस्राएल जेट विमानों ने हिजाज और असर पावर प्लांट्स, एक तेल डिपो और राष्ट्रपति भवन के पास का मिलिट्री कंपाउंड को निशाना बनाया। नागरिक इलाकों में दहशत फैली, 10 से ज्यादा मौतें हुई और 100 से अधिक घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। सना की सड़कों पर गूंजते नारे, शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा, अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहा। इस बाबत हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा, जब तक गजा जल रहा है, जब तक हमारे बच्चों पर बम बरस रहे हैं, हम चुप नहीं रहेंगे। इस्राएल की आक्रामकता का जवाब अब सीमाओं से परे जाएगा। हूती विद्रोहियों ने पहली बार क्लस्टर बम मिसाइल का इस्तेमाल भी किया था, एक तकनीकी छलांग जिसने सैन्य संतुलन को हिला दिया।
इसराइल दावा कर रहा है कि उसने रोक लिया, लेकिन मलबा गिनाटॉन नाम के कस्बे में गिरा और कई लोगों के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के निशान मिले। सवाल यह नहीं कि मिसाइल रोकी गई या नहीं, सवाल यह है कि अब इसराइल की सीमाएं सुरक्षित नहीं रही। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज की गूंजती चेतावनियां, हर हमले का 10 गुना जवाब मिलेगा, अब सिर्फ प्रतिक्रियात्मक नारों की तरह लगने लगे, क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि हर हवाई हमले के बाद हूती मिसाइलें और तेज और सटीक होकर लौटती हैं। सना पर हुए हमलों के बाद की तस्वीरें बता रही हैं, बिजली के ग्रिड तबाह हो चुके हैं, अस्पतालों की बिजली गुल है और एक कप पूरे देश की रोजमर्रा की जिंदगी को मलबे में बदल दिया गया। लेकिन इसके बावजूद हूती आंदोलन का संकल्प डगमगाया नहीं। यमन की जनता केवल रक्षा नहीं कर रही, बल्कि इसराइल की सैन्य रणनीति को तोड़ने की तैयारी में है, और वो तैयारी अब महज घोषणाओं में नहीं, तेल अवीव की रातों में गूंजती सायरनों में साफ तौर पर सुनाई देने लगी। 27 अगस्त का हमला इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब लड़ाई का रुख बदल चुका है। अब यह केवल इसराइल और गाजा के बीच नहीं, बल्कि यमन की पहाड़ियों से निकलती मिसाइलों की लड़ाई है, जो जुल्म के हर प्रतीक को चुनौती दे रही है। हूती आंदोलन ने साबित कर दिया, कमजोर दिखने वाले भी ताकतवर को झुका सकते हैं, बशर्ते उसके पास हिम्मत और इरादा हो। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच पारंपरिक रूप से बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। हाल ही में जब अमेरिकी सेना और दक्षिण कोरियाई सेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा था, तो उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने इसी दौरान अपने 2 नए एयर डिफेंस सिस्टम्स का सफल परीक्षण भी कर दिया। ये परीक्षण अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 25 के दौरान हुआ। इसी दौरान उत्तर कोरिया के 2 नए एयर डिफेंस सिस्टम्स का सफल परीक्षण दोनों देशों के लिए एक खुला और स्पष्ट संदेश माना गया। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही किम जोंग उन से मिलने की इच्छा जताई है। जी हां, व्हाइट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे उनसे मिलने में बहुत खुशी होगी। खास बात यह है कि ये बात ट्रंप ने कही भी उस समय जब उत्तर कोरिया के दुश्मन देश दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ बातचीत कर रहे थे। माना जा रहा है कि वे साल के अंत में उनसे मिल सकते हैं। अब जब उन्होंने ये बात कही तो सबको वो समय याद आ गया जब 2019 में ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात हुई थी।